नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2023 जिसका आयोजन जो होना है 28 व 29 अक्टूबर 2023 को होना है, उसके प्रैक्टिस सेट के पार्ट थर्ड में देखते हैं। यानी इसका प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है। अब यहाँ आगे से देखते हैं प्रश्न संख्या 26 से, जो इस कड़ी में यह पार्ट थर्ड होगा। तो जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जो पूछा जाएगा, इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें 26 नंबर प्रश्न है, पहला करा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इसमें भारतीय महिला नहीं पूछ रहा है, कौन सी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसका सही आंसर जो है वो एनी बेसेंट है। इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो 26 की जो विस्तृत व्याख्या उसको देखें। तो कांग्रेस के 32वें अधिवेशन का आयोजन, जो 32 अधिवेशन था कांग्रेस का, यानी 32वां अधिवेशन था, इसका आयोजन था वो 26 से 29 दिसंबर 1917 को कलकत्ता में हुआ था। यानी 1917 में जो है कलकत्ता में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हैं। जबकि सरोजिनी नायडू, जिन्होंने वर्ष 1925 में, सरोजिनी नायडू जो है, इन्होंने 1925 में कानपुर, इंपॉर्टेंट है, कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन, इन्होंने कौन से अधिवेशन अध्यक्षता की थी? 32वें। और जस्ट मतलब उसके 40वें अधिवेशन यानी 8 अधिवेशन बाद जो है सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। और एनी बेसेंट जो हैं कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। इन्होंने 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की और उन्होंने 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन्होंने 1917 में अधिवेशन किया जो कि कलकत्ता में हुआ था, और सरोजिनी नायडू ने जो 40वां अधिवेशन किया था यह 1925 में कानपुर में किया था। आगे इसमें जो अन्य महिलाएं हैं महत्वपूर्ण से देखें तो विजय लक्ष्मी पंडित जी, ये जो है यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में भारत की तरफ से, ये जो है बल्कि यूएनओ में प्रथम महिला अध्यक्ष जो हुई थी वो विजय लक्ष्मी पंडित हुई थी। यह यूएनओ की 8वीं महिला बल्कि 8वीं अध्यक्ष बनाई गई थी। अभी जो अधिवेशन वर्तमान 2023 का चल रहा उसमें जो है 78वें अध्यक्ष का जो चुनाव किया गया है। देखिए यह जो थे 8वीं अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, महिलाओं में प्रथम थी। इसके बाद देखें तो बोली हैं, इनके बारे में देखें तो कादम्बनी गांगुली भारत की पहली स्नातक, यानी भारत की पहली स्नातक ऑफिशियल महिला थी। यही नहीं, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी प्राप्त है इनको। कादम्बनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। तो इनके बारे में जानकारी रही। और ये चारों महिलाएं जो है ऐतिहासिक रूप से अति महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो 27 नंबर प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो इसमें 27 नंबर प्रश्न है आपका आंसर ये सही है। बॉम्बे 1919 में खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में बॉम्बे में किया गया। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधु, जिसमें शौकत अली इंपॉर्टेंट है, इसमें शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। इसको और विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन जो है यह 1919 से 1922 तक, इसको देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाली सीवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की कि भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें और साथ ही उनके धर्म स्थलों की रक्षा करें। और इसमें देखते हैं तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इनके सुझाव पर असहयोग आंदोलन एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1918-19 के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हजरत मोहानी एवं अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से जोर पकड़ा। गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी के अध्यक्षता में वायसराय से मिलने इंग्लैंड गया। मार्च 1920 ईस्वी में मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया, परंतु ये दोनों दल लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहे। 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम एकता संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया, परंतु 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यानी 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन जो था खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया, परंतु इस अधिवेशन का सबसे प्रमुख विरोधी CR दास, यानी असहयोग आंदोलन का जो सबसे प्रमुख विरोधी देखें कई बार पूछा गया, तो CR दास यानी चितरंजन दास थे। तो उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। कांग्रेस के अन्य नेताओं जैसे जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल एवं GS खारपड़े ने भी विरोध किया और कांग्रेस को छोड़ दिया। दिसंबर 1920 में नागपुर की कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। गांधी जी ने इसी समय घोषणा की कि 1 वर्ष में आजादी मिल जाएगी। गांधी जी ने घोषणा 1 वर्ष में आजादी की कब की थी? वह असहयोग आंदोलन के समय की थी। अबुल कलाम आजाद ने इस आंदोलन के प्रचार में अपनी पत्रिका अल हिलाल किसकी पत्रिका है? अबुल कलाम आजाद की। और इसके प्रचार के लिए इन्होंने किया असहयोग आंदोलन के माध्यम से सहयोग दिया। 1924 ईस्वी में आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया।
इसके बाद पुनः इसमें देखें, कांग्रेस 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए शासकों से रियासतों की प्रजा को उत्तरदायी सरकार देने की मांग की थी। नेक्स्ट इसमें 28 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 28 का जो आंसर सही है वो है 1908, यानी 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908 में उसका प्रयास किया। इसको देखते हैं विस्तृत व्याख्या के रूप में। तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में, यानी ये जो मुजफ्फरपुर है वह बिहार में स्थित है, बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दो बहुत ही मशहूर क्रांतिकारी हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली था। खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो खुदीराम बोस जो है ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति हैं भारतीय क्रांतिकारियों में, खुदीराम बोस और इनके सहयोगी प्रफुल्ल चाकी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई थी। तो यह जो है 30 अप्रैल 1908 है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इनमें कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो 29 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें जो इसका आंसर सही है वह लोथल है। लोथल में 20 का आंसर सही है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हड़प्पी नगर लोथल, यानी हड़प्पी नगर जो लोथल है यह गुजरात के अहमदाबाद में, यानी गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, यानी कौन सी नदी है? तो भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम स्थल है जहां से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। देखने का प्रयास करें तो लोथल जो है इसकी जो उत्खननकर्ता, यानी लोथल जो है इसकी उत्खननकर्ता जो है वह रंगनाथ राव हैं, यानी रंगनाथ राव के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। और इसका उत्खनन 1957 से 1958 तक किया गया। ये भोगवा नदी के किनारे इसको हम देख सकें, गुजरात के अहमदाबाद में है। और इसमें इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह बंदरगाह नगर है। चावल उपजाने के अवशेष भी लोथल से मिले हैं। इसके बाद यहाँ देखें तो अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान, फारस की मोहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निविधि के प्रमाण, हाथी दांत के पैमाने, एक चित्रित मृदभांड, पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी इत्यादि के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखें जो रोपड़ है, रोपड़ के बारे में देख लेते हैं। रोपड़ जो इसमें है उसके बारे में। तो देखें हड़प्पा जो है इसका जो उत्खननकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी सबसे पहले जो हड़प्पा का उत्खनन कराया गया, सभ्यता का जो सबसे पहला जो उत्खनन कराया गया हड़प्पा का ही कराया गया। यह जो किया गया दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में, और यह रावी नदी के तट पर है। और इसके वर्तमान संबंधित क्षेत्र देखें तो ये मोंट मोगरी पंजाब पाकिस्तान में है। और यहाँ इसकी विशेषताएं देखें हड़प्पा के तो स्वास्तिक चिन्ह, 6 अन्नागार, फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने, 2 कमरे वाले बैरक श्रमिकों को रहने के लिए, और मोहरों पर सबसे अधिक अंकन जो एक श्रृंगी पशु का है। और ये सारी जानकारी हड़प्पा से मिली है। इसके बाद बनावली और रोपण के बारे में देखते हैं। का जो विस्तार है पहले इसको समझ लेते हैं। तो जो इसका विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर की तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के क्रम में देखें तो नॉर्थ में जो सबसे इसका नॉर्थ वाला भाग सबसे ज्यादा है वो मांडा कश्मीर में है। और इसके बाद जो है दक्षिणी जो सबसे भाग है सभ्यता का दायमाबाद महाराष्ट्र में है। और जो सबसे पूर्वी भाग देखें तो यह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद जो सबसे पश्चिमी भाग है सुतका गेंडेर है जो पाकिस्तान में स्थित है। इसका एरिया देखें तो एरिया लगभग 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसका आकार ट्रेंगल या त्रिभुजाकार है। सन जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें एक तो हड़प्पा है, इसके बाद मोहनजोदड़ो है, इसके बाद गढ़वारी वाला है, इसके बाद धौलावीरा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगन है। ये 6 स्थल जो हैं ये परिपक्व अवस्था में मिले हैं यहाँ से, यानी जो यहाँ दिया गया। और एक जो सुतकोटदा है वह सिंधु सभ्यता की बंदरगाह, सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे उसमें एक लोथल और दूसरा जो सुतकोटदा जो कि पाकिस्तान से है। और जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये अन्य 2 प्रमुख नगरों के बारे में देख लेते हैं जिस पर चर्चा नहीं की है, तो इसको देखते हैं। इसमें जो है पहला जो आपका है वो है रोपड़ के बारे में देख लेते हैं। तो रोपड़ जो है यह सतलज नदी किनारे है। रोपड़ जो सतलज नदी किनारे है और इसके जो उत्खनन करता है रोपड़ के वो यज्ञदत्त शर्मा है। और इनका जो कराया गया था उत्खनन जो कराया गया था रोपड़ का 1953-56 में कराया गया था, यानी आज़ादी के बाद भारत की आज़ादी के बाद इसका कराया गया था। और ये जो है आधुनिक रूप से पंजाब के रोपड़ जिले में है, यानी रोपड़ जो है आधुनिक जो पंजाब के रोपड़ जिले में जो है रोपड़ का जो है यह स्थान मिला। इसके बाद बनावली को देखें तो बनावली जो है यह रंगोई नदी के किनारे मिला है। और इसको उत्खननकर्ता देखें तो रविंद्र सिंह बिष्ट हैं और इसका उत्खनन 1974 में कराया गया। और यह हरियाणा का हिसार जिला में, यानी हरियाणा में है और यह पंजाब में रोपण है।
और मुख्य रूप से इसमें कुछ विशेष बातों को देखें इस सभ्यता संबंधित, तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी गेहूं और जौ थे, और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनावली, यानी बनावली जो हमने देखा, यह जो आपका है बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में, यहाँ से जो है आपके जो है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है। इसके बाद रंगपुर एवं लोथल, जो यहाँ लोथल दिया गया है, से चावल के दाने मिले जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखें तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। इसके बाद अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इसके बाद हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मन के बनाने कारखाने लोथल एवं चौधरों से मिलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रही इसमें। तो देखते हैं जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, इसका जो आंसर सही है वह बी है, विजेता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता यानी विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव या आदिनाथ तथा अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे।